दोस्तों नमस्कार। मनोकामना ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, पिछले के एपिसोड में आपने कालसर्प दोष के बारे में सुना। किस लग्न से किस कालसर्प दोष का निर्माण होता है, इसको आपने भली भांति अच्छी तरह से समझ लिया। आज हम आपको किस कालसर्प दोष का क्या लक्षण और इसके क्या उपाय और इसका क्या विधान है, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। आप जो भी मनोकामना ज्योतिष चैनल के द्वारा जो भी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है, उसको शुरू से लेकर अंत तक देखने की कोशिश करें, तो आपके लायक कुछ न कुछ उसमें ज़रूर मिलेगा। 2-4 मिनट देखने से कुछ हासिल नहीं होता किसी को। किसी चीज़ को शुरू से अंत तक देखने से ही आपको उसमें से कुछ न कुछ सबके लायक जो जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस तरह की बात उसमें मिल जाती है। अब जैसे आज हम आपको अनंत काल सर्प दोष के बारे में बता रहे हैं कि ये कैसे निर्मित होता है। इसको पिछले एपिसोड में भी आपने समझा, अभी भी आपको बता दे रहा हूँ कि प्रथम भाव में अगर राहु बैठता है तो अनंत काल सर्प दोष योग निर्मित होता है। इसके क्या लक्षण हैं, इसका क्या प्रभाव है जातक के ऊपर, उसको आप अच्छी तरह से समझ लें। जो भी बताया जाएगा इस मनोकामना ज्योतिष चैनल के द्वारा 100% आपके ऊपर सही बैठेगा। बिल्कुल सटीक जानकारी इस मनोकामना ज्योतिष के द्वारा आपको लगातार दी जा रही है। आज आप समझें, अनंत काल सर्प दोष का प्रभाव आपके कुंडली में अगर प्रथम भाव में राहु बैठा है तो आपके जीवन में क्या हो सकता है, क्या अशुभ क्या शुभ, उसको आप भली भांति समझें। दोस्तों, सर्वप्रथम जिनके प्रथम भाव में विषम राशि के अगर राहु बैठते हैं तो उनका जो है द्विविवाह योग देता है। किसी न किसी कारण से प्रथम विवाह इनका निष्फल होता है, तलाक हो या पत्नी की मृत्यु हो, कोई ना कोई कारण अवश्य आएगा। और विषम राशि तो आप समझ ही रहे हैं। विषम राशि मतलब मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, इस तरह से जो विषम संख्या में है उसको विषम राशि कहा जाता है। सम संख्या 2, 4, 6, 8 की राशियों को सम राशि कहते हैं। तो विषम राशि में है तो द्विविवाह योग देता है यह अनंत काल सर्प दोष वालों को। और अगर सम राशि में अगर राहु बैठा है आपका लग्न में, तो आपको पत्नी सुख का अभाव रहेगा। उनकी शारीरिक गतिविधि के कारण या वैचारिक मतभेद के कारण या अस्वस्थता के कारण कोई न कोई किसी न किसी कारण से आप इस चीज़ में न्यूनता पाएंगे ही पाएंगे। तो मित्रों, कई लोगों ने फ़ोन करके बताया कि महाराज हमारा लग्न मेष है तो और राहु प्रथम भाव में बैठा है तो क्या फल देगा। मित्रों, आपका लग्न मेष है तो सिर्फ मेष लग्न तक की ही बात नहीं करूँगा। प्रथम भाव में राहु अगर मेष लग्न से मीन राशि तक बैठेगा तो अनंत काल सर्प दोष वाला जो राहु है आपके लिए क्या शुभ क्या अशुभ कर सकता है, उसको अच्छी तरह से कान खोल कर आप सुन लें। विवाह से संबंधित आपको बता ही दिया। विषम राशि में राहु रहने से द्विविवाह योग, सम राशि में रहने से दाम्पत्य सुख का अभाव, पत्नी के से वैचारिक मतभेद आदि आदि कुछ न कुछ कारण जरूर दिखाएगा। अगर मेष लग्न है, मेष राशि में राहु है अनंत काल सर्प दोष के साथ, तो आपको सिर में किसी न किसी रूप में हमेशा पीड़ा हो सकती है या सुई चुभने की एहसास हो आपको। जैसे सुई इंजेक्शन वगैरह लेते हैं उस तरह से सिर में आपको एहसास हो सकता है। या ज़्यादा गर्मी में रहने से आपको मूर्छा जैसे महसूस हो सकता है। किसी किसी को मूर्छा भी आ सकता है अगर और किसी ग्रहों का इस पर कुदृष्टि पड़ रही हो तो।
या उनको जो है बिल्कुल वो विशेष गर्मी में तो चक्कर इनको आना ही है। इसके बाद मेष राशि वालों को अगर लग्न भी मेष है तो आपके सिर पर चोट का निशान अवश्य होगा। भाव के ऊपर हो, कनपट्टी के बगल में हो या पीछे साइड में हो, गर्दन से ऊपर सिर में शिरो रोग देता है और सिर में चोट भी देता है। अनंत काल सर्प दोष के मेष राशि मेष लग्न वालों के लिए ये निश्चित है। और ज़्यादा उम्र जिनकी हो जाती है तो ऐसे लोगों को लकवा की शिकायत, लकवा की संभावना प्रबल होती है। मित्रों, अनंत काल सर्प दोष में अब राहु के वृषभ राशि की बात कर रहा हूँ। 2 संख्या में अगर राहु बैठा है आपके अनंत काल सर्प दोष में तो आपका गला बार बार बैठेगा या आवाज में कर्कशता होगी या आपके हाथ, दोनों हाथ में हड्डी भंग होने का योग देता। किसी किसी कारण से आप गिरते पड़ते हैं, चोट खसोट से आपके अस्थि भंग होती है या शरीर में कहीं न कहीं त्वचा के विशेष रोग होंगे, त्वचा फटना, त्वचा फट के खून निकलना आदि आदि। जब इसका गोचर में योग बैठता है तो निश्चित ऐसा फल देता है। आंशिक रूप से जीवन भर आप इस चीज़ को अनुभव करेंगे, अनुभूति करेंगे, एहसास करेंगे। और वृषभ राशि में अनंत काल सर्प दोष के रूप में अगर राहु बैठता है प्रथम भाव में तो उनको निमोनिया, सर्दी, खांसी आदि की भी संभावना प्रबल होती है। दोस्तों, अगर अनंत काल सर्प दोष में राहु अगर कर्क राशि में बैठा है, कर्क लग्न में बैठा है तो आपको इसमें ये हृदयाघात का रूप देता है। हार्ट अटैक की बीमारी की संभावना प्रबल हो जाती है। कर्क राशि वालों को अनंत काल सर्प दोष से विशेष भयभीत, विशेष संयमित दिनचर्या, खान पान पर विशेष ध्यान देना जिससे कि कोलेस्ट्रॉल आदि आपके नस में ना जम पाए, इसका विशेष सावधानी रखना है आपको। अन्यथा हृदयाघात के रोग कई प्रकार के आजकल हार्ट अटैक हो रहे हैं, कई लोग को लक्षण दिखता है, कई को नहीं दिखता है। इसलिए आप चेकअप जरूर कराएं। अगर कर्क राशि में आपके राहु हैं तो आप अवश्य चेकअप कराते आपको रहना चाहिए। मित्रों, अनंत काल सर्प दोष में अगर राहु सिंह लग्न में है, सिंह राशि में है तो आपके लिए ये किसी न किसी जगह शारीरिक रूप से हड्डी भंग योग देता है। हाथ की हड्डी हो, उंगली हो, पैर की उंगलियां हो या घुटना हो, कहीं न कहीं ये हड्डियों में विकृति या चोट का योग देता ही देता है। दोस्तों, और ऐसे लोगों को अकेले रहने पर भय महसूस होता है, वो घबराहट होती है, उसको विचित्र भय भी तो होता है, उसको बहुत आश्चर्य लगता है, वो अकेले रह ही नहीं सकता। जिसकी भी इस राशि के राहु हैं अनंत काल सर्प दोष के रूप में तो आप जरूर अकेले नहीं रह सकते हैं। आप अगर अकेले रहेंगे तो बहुत ही भयभीत, डर का अनुभव करेंगे ही करेंगे। मित्रों, अगली राशि अगर राहु आपके अनंत काल सर्प रूप में कन्या राशि में है। अनंत काल सर्प दोष कैसे निर्मित होता है आपको पहले मैंने बता दिया। प्रथम भाव में राहु रहने से अगर कन्या राशि में आपका राहु है तो आपका दाम्पत्य जीवन उदासीनता से आप ग्रसित होंगे और दाम्पत्य सुख में अभाव जरूर महसूस करेंगे और आप हमेशा आलस्य में से घिरे हुए रहेंगे। आपके शारीरिक स्फूर्ति का बिल्कुल अभाव रहेगा और स्फूर्तियों का अभाव होने से कितने सारे काम बिगड़ते हैं पूरी दुनिया जानती है। इसलिए आलस्य को दुश्मन माना गया है। तो आलस्य जिसके शरीर में है, सदा आलस्य भरा रहता है, तो उसकी ज़िंदगी और किसी चीज़ में सफलता पाने में बहुत दिक्कत, बहुत अवरोध महसूस होता है। मित्रों, अगली राशि तुला राशि में अगर आपका राहु बैठा है लग्न में तो ऐसे जातक को निस्संदेह
गुप्त रोग होते हैं, किसी न किसी रूप से वो गुप्त रोग से ग्रसित होता है। ऐसे जातक अगर राहु आपकी वृश्चिक राशि में है, लग्न में, तो आपको पारिवारिक कलह निश्चित होगा, विष भय अवश्य होगा, पाइल्स वगैरह की बीमारी जरूर होगी, पेट में कब्ज की शिकायत अवश्य रहेगी। आपको हमेशा फाइबर युक्त चीज़ों को खाने का आदेश देता है। अगर राहु आपकी वृश्चिक राशि में है, पारिवारिक कलह कैसा, अगर घर में 2-4 भाई हैं, आप 2-3 भाई अच्छे पोस्ट पर हैं, लेकिन आपको उसका आर्थिक सहयोग नहीं मिलेगा। पारिवारिक कलह कैसे निर्मित होता है? जरूरी नहीं कि आपकी विपन्नता के कारण, घर में संपन्नता है लेकिन सुमति नहीं है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति दाना। बहुत लोगों के परिवार में मैंने ऐसा देखा है कि एक ही परिवार में ऐसा जातक होता है कि संपूर्ण परिवार को सुख सुविधा देकर वो आसानी से जीवन पर्यंत जी सकता है, लेकिन स्वार्थवश वो स्वार्थ के वशीभूत होकर व्यक्तिगत जीवन में ही सारे धन को लगा देता है। न माता पिता की सेवा करता है, न भाई बंधु की देखरेख करता है, किसी चीज़ पर उसका ध्यान ही नहीं रहता है, शुद्ध रूप से वो भौतिकवादी बन जाता है। अतः वृश्चिक राशि के राहु और ही ज़्यादा भयावह है। दोस्तों, अगली राशि में अनंत काल सर्प दोष, मतलब प्रथम भाव में अगर राहु है, अगर धनु लग्न है आपका, तो ऐसे जातकों को मानसिक रोग होते हैं। आम बोलोगे तो इमली का जवाब देंगे आपको, कितना भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन मानसिक विकृतियां इसमें आंशिक रूप से जरूर पाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं, पढ़ लिख नहीं सकते, सब चीज़ होते हुए भी कुछ न कुछ के मानसिक खामियां आपको अवश्य दिखेंगे दोस्तों। और इनको बचपन के अवस्था में, बालापन अवस्था में भूत प्रेत, बाहरी हवा आदि का योग ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हम लोग कुंडली देखते ही बता देते हैं आपको कि बाहरी हवा जिसको लगने की संभावना होती है, वो अगर 12 बजे रात से लेकर 3 बजे रात में कहीं भी निकलें तो उधर से वो वापस आएंगे कल होके किसी न किसी रूप में, वो कुछ न कुछ उनको शारीरिक अशुभता का लक्षण दिखेगा ही दिखेगा। ये लक्षण है धनु राशि के राहु का। मित्रों, आगे की राशि की बात आप समझो। मकर राशि, अगर अनंत काल सर्प दोष में मकर राशि में आपका राहु बैठा है तो निश्चित 99% बोलने के लिए अतिशयोक्त लोग 101% भी बोल देते हैं, आपको कमर के नीचे शिकायत, दर्द, बात रोग आदि की किसी न किसी रूप से दर्द की अनुभूति, दिक्कत जीवन पर्यंत आपको युवावस्था के बाद रहेगी ही रहेगी। इसको कोई टाल नहीं सकता है। इसका उपाय क्या है, इसका विकल्प क्या है, इसकी शांति का नियम क्या है, वो मैं 1-2 राशि को और आप श्रवण करें, इसके बाद मैं उसको भी भली भांति आपको समझाऊंगा। दोस्तों, अगली राशि राहु सिंह कुंभ राशि में अगर जब राहु होता है अनंत काल सर्प दोष में, तो व्यक्ति का मन जो है बहुत शंकालु हो जाता है। आप कुछ बोलेंगे उसका अर्थ वो कुछ ले लेंगे। आप शांति से बैठे हैं, आपका दुश्मन मन में शंका कर रहा है कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। कहीं आप कुछ बात किए तो सोचेगा मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, किसी को कुछ आप बात बोले तो सोचता है मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। तो कुंभ राशि का जिसका राहु है, उनका मन जो है शंकालु होता ही होता है। इसलिए ऐसे लोगों से आपको थोड़ा से बच के रहना पड़ता है, क्योंकि शंका अगर एक बार हो जाती है तो बार बार शंका लोग करते रहते हैं, और जब बाद में पता चलता है तो उसको प्रायश्चित होता है कि नहीं, हमने गलत शंका की। अंतिम राशि है मीन राशि। अनंत काल सर्प दोष में अगर मीन राशि में आपका राहु है, मित्रों, दोस्तों, बंधुओं, तो समझो कि आपको विषैले कीट पतंग आदि के काटने का योग प्रबल बनता है। कहीं न कहीं बिच्छू डंक मार देना, या सर्प से भय हो जाना, काट लेना, कुछ न हो जाना, मकड़ी आदि को काट लेना, या कोई भोजन में आपको विष आदि भी दे सकता है। इस तरह का भय देता है अगर मीन राशि में आपका राहु है तो। मित्रों, आपने समझा
कि अनंत काल सर्पदोष में मेष राशि से लेकर मीन राशि तक का क्या फल होता है। अगर आपको इसमें और कुछ समझना हो, विशेष रूप से दिखाना हो, सारी पूजा पाठ शंका समाधान यहाँ ऑनलाइन के द्वारा होता है। आप बॉक्स कमेंट में कमेंट भी करके हमसे अवगत करा सकते हैं, शंका समाधान कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप समझो। हर एक चीज़ का भगवान ने उसकी शांति का उपाय भी बतलाया है, इसीलिए कुंडली दिखाया भी जाता है, ना कि आपको भयभीत करने के लिए, बल्कि इसके समाधान के लिए इसकी रचना हुई है। मित्रों, प्रायः मैं ये देखता हूँ कि काल सर्प दोष की शांति के लिए लोग सपरिवार नासिक पहुँच जाते हैं। नासिक पहुँचने मात्र से आपकी समस्या का हल हो नहीं सकता, क्योंकि नासिक स्थान पर तो सभी लोग पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पर इतनी भीड़ रहती है, इतना इतनी आपाधापी रहती है कि वहाँ पर कोई विधिवत शांति करा ही नहीं सकता। इतनी कम जगह, इतने कम समय में इतने लोगों की भीड़, तो शांति वहाँ होती नहीं है। उस स्थान पर जाने का फल आपको अवश्य मिलता है, लेकिन शांति का जो विधान है, इसका विधान है कि आर्द्रा, स्वाति, शतभिखा नक्षत्र में ही शुरू करें और उसी नक्षत्र में उत्तरोत्तर मंत्रों का जाप वृद्धि करते करते उसी नक्षत्र में जाकर आप इसका हवन करें। और इसका जो हवन होता है, तिल, जौ, चावल आदि से लोग करा देते हैं। अज्ञानतावश, जानकारी नहीं रहती है तो कुछ भी कर देते हैं, लेकिन ऐसा इसका नियम बिल्कुल नहीं है। कई कर्मकांडी पंडित भी कुछ भी बोल देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। भाई, ज्योतिष विद्या एक अलग चीज़ है, इसको आपको मानना है। मानना कैसे है तो इसको प्रैक्टिकल करके देखिए। तिल, चावल, जौ से जो जैसे तैसे हवन आदि किसी भी दिन शुरुआत करके इसका जो आप दोष दूर करते हैं, जब करते हैं, उससे बिल्कुल कतई नहीं होता है, बल्कि और कभी कभी समस्या ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है, तो लोगों को अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए मैंने बताया, काल सर्प दोष के लिए आर्द्रा, स्वाति, शतभिखा नक्षत्र में ही इसका वैदिक मंत्र हो या बीजाक्षरी मंत्र हो या आप तांत्रिक मंत्र हो, किसी भी मंत्र का करें, इसी 3 नक्षत्र में करें। और इसका हवन का जो विधान है, आपको लगेगा पहली बार सुन रहे हैं, बहुत कम लोग को मालूम है। इसके लिए जब प्रारंभ होता है तो पीपल की लकड़ियों को चुन कर लाना होता है। तोड़ा नहीं जाता, पीपल को तोड़ेंगे तो फिर पूरा फल निष्फल हो जाएगा। पीपल के पेड़ के नीचे जो भी लकड़ियाँ मिलती है उसको वापस लाते जाइए। उस लकड़ी को जिस दिन हवन करना है, उसी लकड़ी को तोड़ कर 1 अंगुल के बराबर गाय के घी में डुबो कर हवन कीजिए राहु मंत्र से। देखिए, फिर आपके जीवन में जितने भी प्रकार के राहुकृत दोष हैं, बाधा हैं, अवरोध हैं, सदा सदा के लिए दूर हो जाएंगे। मित्रों, आज के विषय में आपने अनंत काल सर्प दोष के बारे में समझा। कल आपको मैं फिर अगले काल सर्प दोष के बारे में बताऊंगा। आज इतना ही। सभी मित्रों को बारंबार नमस्कार, प्रणाम। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।